इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसे रिमूवल ऑफ पीएम सीएम एंड मिनिस्टर्स बिल कहा जा रहा है। तो उस केस में जैसे ही जेल में उनका 31वां दिन होगा, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। कि जब किसी नेता को गिरफ्तार किया गया तो वह आमतौर पर शुरुआत में ही रिजाइन करते रहे, लेकिन अभी हाल में हमने देखा कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। मसलन हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के मामले में देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कहा गया कि राजनीतिक वजहों से उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपने पद को नहीं छोड़ा। और लेकिन इससे भी यह स्पष्ट नहीं होता कि केंद्र सरकार को यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और विपक्षी दल तो खुलकर ये कह रहे हैं कि यह एक ऐसी चीज है जिसे वेपनाइज किया जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ईडी, सीबीआई जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत होती हैं, अब उनके पास किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने और किसी राज्य में किसी की सरकार गिराने की ताकत आ जाती है। और भविष्य में ऐसे राज्य जो राज्य केंद्र सरकार के लिए बहुत सुविधाजनक राज्य नहीं है, कहीं उन पर नकेल कसने के लिए, उन पर नियंत्रण के लिए तो यह बिल नहीं लाया गया है। इस पर भी विचार करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है और यह विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक है। आज हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। इस विधेयक के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसे रिमूवल ऑफ पीएम सीएम एंड मिनिस्टर्स बिल कहा जा रहा है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह विधेयक उपराष्ट्रपति चुनाव के एकदम साथ में आया है और बहुत सारी आशंकाएं, खासतौर से ये आशंका कि इस कानून को, अगर यह विधेयक कानून बनता है तो इस कानून को वेपनाइज किया जा सकता है। असहमति के खिलाफ इस कानून को वेपनाइज किया जा सकता है, विपक्षी दलों की सरकारों के खिलाफ ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो एक सिविल सेवा या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रत्याशी होने के नाते आप सबके लिए, या सामान्य नागरिक होने के नाते भी हम सब लोगों को समझने के लिए हम देखते हैं कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य और मंतव्य क्या है, ये विधेयक क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह विधेयक क्या है। ये जो बिल है, इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों या केंद्र सरकार के जो मंत्री होंगे, यूनियन टेरिटरीज के और राज्यों के जो मंत्री होंगे, अगर वे अरेस्ट किए जाते हैं और कस्टडी में रहते हैं 30 दिन के लिए, 30 दिन या अधिक के लिए, उन पर जो इल्जाम है, उन पर जो आरोप लगा है जिस अपराध का, उस अपराध के लिए सजा 5 वर्ष या ज्यादा है, तो उस केस में जैसे ही जेल में उनका 31वां दिन होगा, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और इसे 130वां संविधान संशोधन विधेयक इसी वजह से कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति, उस पर आरोप भी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वह हिरासत में है, वह चाहे न्यायिक हिरासत हो या फिर वह हिरासत जो है वह सामान्यतः जिसे हम पुलिस हिरासत, पुलिस रिमांड कहते हैं, वह हो, अगर यह अवधि 30 दिन हो जाती है और वह एक पदस्थापित मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, तो फिर उसे 31वें दिन अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? इससे क्या हासिल होगा? इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मुख्यतः अगर आप अतीत में देखें तो आपको ऐसे कई उदाहरण दिखाई देंगे। जब पॉलिटिशियंस जब अरेस्ट हो जाते हैं तब भी वे अपने पद पर बने रहते हैं। सामान्यतः एक शुचितापूर्ण राजनीति में होना यह चाहिए कि जब किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह अपने सार्वजनिक पद को, खासतौर से अगर वो महत्वपूर्ण पद है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री जैसा मुख्य पद है, तो उसे रिजाइन कर देना चाहिए। और हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते भी हैं कि जब किसी नेता को गिरफ्तार किया गया तो वह आमतौर पर शुरुआत में ही रिजाइन करते रहे। लेकिन अभी हाल में हमने देखा कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। मसलन हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के मामले में देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कहा गया कि राजनीतिक वजहों से उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपने पद को नहीं छोड़ा और बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये है जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम केवल आम आदमी पार्टी के लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी 2024 में हुई गिरफ्तारी की वजह से ही नहीं, आमतौर पर अन्यथा भी बार बार इस बात को देखा गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई
इनके द्वारा ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि राजनीतिक वजहों से गिरफ्तारियां की जाती रही हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में लगभग 50 दिन तक थे और 50 दिन के होने के बावजूद ना तो उन्हें बेल मिल रही थी, ना वे रिजाइन ही कर रहे थे। बाद में उनको जमानत मिलती है। इसके अलावा कुछ और इंस्टेंसेस भी दिखाई देते हैं। मसलन महाराष्ट्र में हमें नवाब मलिक का केस दिखाई देता है, तमिलनाडु में हमें सिंथनी बालाजी का केस दिखाई देता है। लेकिन इससे भी यह स्पष्ट नहीं होता कि केंद्र सरकार को यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों यह आवश्यक हो जाता है कि ये महत्वपूर्ण बिल है और इसकी वैधता है या नहीं। वैधता का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में और अन्य मामलों में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि लोगों को तब तक इनोसेंट माना जाएगा, निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि उनका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। ये एक नॉर्मल ज्यूरिस्प्रूडेंस की समझ भी कहती है कि आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं होता। हालांकि राजनीतिक शुचिता इस बात की मांग करती है कि कोई व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर है, संवैधानिक पद पर है, तो वह he should be above any suspicion, he or she should be above any suspicion, किसी भी तरह के संदेह से परे होना चाहिए। लेकिन और इसी वजह से हम अधिकांश लोग राजनीतिक कार्यपालिका के लोग होते हैं, वे जब गिरफ्तार होते हैं तो वे इस्तीफा देते हैं। हाल में लेकिन ये स्थितियां बदली हैं, क्योंकि माना जाने लगा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां हैं, वे राजनीतिक वजहों से गिरफ्तारियां करती हैं। और अगर गिरफ्तारी राजनीतिक है, अगर आपको पद से हटा दिया जाता है, तो वो एक तरह का राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में इस पर चर्चा और ज्यादा हो रही है। और रोचक बात है कि ये केवल विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से नहीं हो रही है, सहयोगी दलों को भी ये आशंका है। मसलन मान लीजिए तमिलनाडु से या अन्य विपक्षी दलों की अगर बात करें तब तो समझ में आता है, लेकिन सहयोगी दलों से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इन लोगों को भी कहा जा रहा है कि ये उनके प्रति भी चेतावनी है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार के अंतर्गत ये केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, तो ये जांच एजेंसियां किसी भी आरोप में किसी को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए आपको चाहिए गवर्नर की सहमति, और गवर्नर होता है केंद्र सरकार के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नियंत्रण में। तो केंद्र सरकार, अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि कोई एक राज्य है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार को परेशानी है, तो एक तरीका तो यह है कि केंद्र सरकार वहां पे 356 लगा ले। 356 एक संवैधानिक चीज है, उसके लिए आपको संसद में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा आसान और सुलभ तरीका किसी भी केंद्र सरकार के लिए यह हो जाएगा कि वे गवर्नर के माध्यम से पहले सहमति, स्वीकृति दिलाएं और उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें। मुख्यमंत्री है लेकिन गिरफ्तार हो गया, और आरोप किसने लगाया है? ईडी ने लगाया, सीबीआई ने लगाया। और ये ईडी और सीबीआई आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती है। अब 30 दिन तक वह मुख्यमंत्री अगर हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। पहले तो 30 दिन की जो अनुपस्थिति है वही पर्याप्त होगी किसी सरकार को तोड़ने मरोड़ने के लिए। लेकिन अगर वह 31वें दिन उस पद पे नहीं रहा, तब तो सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए बहुत आसान होगा किसी राजनीतिक दल को तोड़ देना या किसी और को वहां स्थापित कर देना। इसलिए बार बार ये चिंता व्यक्त की जा रही है। सहयोगी दलों में भी ये आशंका है, और विपक्षी दल तो खुलकर ये कह रहे हैं कि यह एक ऐसी चीज है जिसे वेपनाइज किया जा सकता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ईडी, सीबीआई, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत होती हैं, अब उनके पास किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने और किसी राज्य में किसी की सरकार गिराने की ताकत आ जाती है। और ये मात्र आरोप से हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी बहुत बार हुआ कि लोगों को गिरफ्तार किया गया, लंबे समय तक गिरफ्तार रखा गया, और बाद में वे निर्दोष साबित हुए। हमने दिल्ली के ही मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में इसे देखा है। तो इसलिए बहुत सारे राजनीतिक दलों में इसके वेपनाइज किए जा सकने की जो आशंका है, वह उन्हें विचलित कर रही है, जो साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर एक अलहदा बड़ा सवाल है। आप इस बात को समझें कि ये नए नए उपकरणों की आवश्यकता केंद्र की उस प्रवृत्ति को भी दिखाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा राज्यों के मामले में नियंत्रण की चाह उसमें दिखाई देती। हमने बार बार इस बात की ओर इशारा किया है कि हमारी राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था द्विस्तरीय, दरअसल त्रिस्तरीय, लेकिन द्विस्तरीय तो बिल्कुल स्पष्ट संविधान में पहले से थी, और तीसरा स्तर पंचायत के स्तर पर आता है। और इनमें से कोई भी स्तर किसी अन्य स्तर का बॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की मातहत सरकार है। भारतीय राज्य व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट बताती है कि एक संघीय चरित्र में केंद्र सरकार
अपने मामलों में, यानी कि जो संघीय सूची है उनके मामले में ताकत रखती है, उसके पास अथॉरिटी रहती है, उसके पास प्राधिकार रहता है, और जो राज्य के मामले हैं उन मामलों में राज्य सरकार के पास ताकत या प्राधिकार रहता है। ये एक दूसरे की मातहत सरकारें नहीं है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे केंद्र सरकार की मातहत सरकार है। और भारतीय संघीय चरित्र में ये लगातार अच्छे तरीके से चला है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार है, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, और उसके बावजूद वे अपने अपने काम करते रहे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार में यह लालसा पैदा होती है कि राज्य की सरकारें उसकी मातहत सरकार की तरह काम करें, उन मामलों में भी मातहत सरकार की तरह काम करें जिन मामलों में दरअसल राज्य सूची के विषय आते हैं, तब फिर यह परेशानी पैदा होती है। वनों का मामला है, खनिजों का मामला है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे जमीन का मामला है। लैंड जो है हम जानते हैं कि आमतौर पर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और अगर किसी कॉरपोरेट को देने के लिए, किसी बड़ी कंपनी को देने के लिए केंद्र सरकार को उस जमीन की जरूरत है तो केंद्र सरकार आंखें तरेगी, और अगर राज्य सरकार उससे सहमत नहीं होती है तो फिर ईडी सीबीआई काम करेगा और 30 दिन के लिए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके मुख्यमंत्री को बदला जा सकेगा। ये भय कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मन में आ रहा होगा। यह भी सही है कि पिछले कुछ समय से कुछ राज्य केंद्र के लिए न जाने क्यों, या फिर शायद समझ में आता है क्यों, राजनीतिक रूप से अनपेनिट्रेटेबल रहे हैं। बंगाल का केस हमें दिखाई देता है, तमिलनाडु का केस हमें दिखाई देता है, यहाँ पर कि केंद्र सरकार में जो सत्ता है यानी कि भाजपा, वह इन जगहों पर वह इनरोड्स नहीं कर पाई है जैसा कि उत्तर भारत के राज्यों में कर पाई। इसलिए हो सकता है कि इस तरीके के जो उपकरण आएंगे, इन उपकरणों का उपयोग ऐसे राज्यों के लिए जो राज्य मुश्किल हो रहे हैं उनके खिलाफ भी किया जा सकता है। दूसरा, इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है ये बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से तो बताया जाता है इससे शुचिता हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गहराई से देखने पर इस पर यकीन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर आपको इस बारे में राय बनाने की जरूरत है। ये सही है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति शुचिता से भरा होना चाहिए। आप अपराधी को, यहां तक कि बहुत गंभीर मामले में कोई आरोपी है तो उस आरोपी को भी ये महत्वपूर्ण पद नहीं दे सकते। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, जो कोई संवैधानिक पद है, वह सामान्यतः भ्रष्टाचार से परे होना चाहिए, अपराध से परे होना चाहिए। लेकिन अंततः हम एक स्वस्थ लोकतंत्र अगर बनना चाहते हैं तो हमें विपक्ष को दुश्मन मानना बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप विपक्ष को शत्रु मान लें, और हर वह व्यक्ति जो सरकार से सहमति रखता है, चाहे वह निर्वाचित व्यक्ति ही क्यों ना हो, आप उस पर शत्रुतापूर्ण तरीके से व्यवहार करें। हमारे पास तो हमारा हाजमा थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारी जो सहनशीलता है, वह थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप एक प्रत्याशी हैं जो इस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस बिल को लेकर, इस विधेयक को लेकर गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना चाहिए। आपको अतीत में वे कौन कौन से केसेस हुए हैं जिनकी वजह से शायद यह बिल लाया गया है, उसे देखना चाहिए। आपको उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना पर नकेल डालने के लिए तो यह बिल नहीं लाया गया है, इस संभावना पर भी विचार करना चाहिए। और भविष्य में ऐसे राज्य, जो राज्य केंद्र सरकार के लिए बहुत सुविधाजनक राज्य नहीं है, कहीं उन पर नकेल कसने के लिए, उन पर नियंत्रण के लिए तो यह बिल नहीं लाया गया है, इस पर भी विचार करना चाहिए। आपको विचार इस बात पर भी करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो बिल है ये हमारे संघीय चरित्र को, हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है हमारे देश का, उसको प्रभावित करेगा। इन तमाम चीजों पर विचार करते हुए अपनी राय बनाइए और उस राय को परीक्षा में या इंटरव्यूज में व्यक्त कीजिए।